हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न में सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं, ऑप्शन बी है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, सी है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, या फिर ऑप्शन डी संकेत भाषा में व्याकरण होती है। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं होती है लिखा है, जबकि जो संकेत भाषा होती है इसकी व्याकरण होती है। और आपको याद रखना है सांकेतिक भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है जहाँ हाथ के इशारों और शरीर तथा चेहरे के हाव भाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका व्याकरण भी होता है। तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी कि CALP, या फिर बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल यानी कि BICS, या फिर संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, या फिर ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल यानी कि BICS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको याद रखना है ये उस भाषा को बताता है जो रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक है, और ये संज्ञानात्मक रूप से सरल होती है, जैसे दोस्तों से बात करना, परिवार में बात करना, खेल के मैदान में बात करना और अनौपचारिक बातचीत इसमें शामिल है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। और आपको याद रखना है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी कि CALP जो होती है वो अकादमिक या शैक्षणिक भाषा होती है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे। आपको बताना है इस पठन को क्या कहेंगे। समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, या फिर अध्ययन कौशल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, विशिष्ट जानकारी के लिए समाचार पत्र पढ़ती है तो आपका हो जाएगा सरसरी तौर पर पठन यानी कि स्कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्कैनिंग एक पठन तकनीक है जिसका उपयोग किसी पाठ में विशिष्ट जानकारी को पाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों बारीकी से पढ़ने का संबंध गहन पठन से होता है जिसका अर्थ है गहराई से समझना। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सरसरी तौर पर पठन। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती हैं। इन्हें दिखाकर वो रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे। शिक्षण सामग्री, वास्तविक वस्तुएं रियलिया, या खाना पकाने के बर्तन, या फिर ऑप्शन डी वास्तविक जीवन के कार्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक वस्तुएं यानी कि रियलिया। ठीक है, कक्षा में शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी असली चीज़ें जैसे सिक्के, फल, खिलौने, बर्तन, सब्जियां आदि को रियलिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है, सहजात यानी कि प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। सहजात यानी कि प्रथम भाषा के ज्ञान को द्वितीय भाषा अधिगम में कोई लेना देना नहीं है, या फिर सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, या फिर ऑप्शन डी प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं। तो आपको बताना है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहजात या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पहली भाषा में सीखी गई शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना आदि दूसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती हैं और ये बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा,
प्रश्न नंबर 5 का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है किसी एक टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वो वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? टीम शिक्षण, मदद यानी कि स्कैफोल्डिंग, सहपाठी शिक्षण या फिर सहपाठी परामर्श। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदद यानी कि स्कैफोल्डिंग। ठीक है, क्या? स्कैफोल्डिंग। दोस्तों आपको याद रखना है, स्कैफोल्डिंग शिक्षा में दी जाने वाली अस्थायी सहायता होती है जिससे विद्यार्थी धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से सीखने में सक्षम हो जाए। तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मदद यानी कि स्कैफोल्डिंग। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, ये अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जो अधिगम का प्रकार है और जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। संरचना अधिगम, मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम या फिर ऑप्शन डी गत्यात्मक कौशल अधिगम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधारणा अधिगम। आपको याद रखना है, अवधारणा अधिगम एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना, अवधारणाओं, सिद्धांतों और संबंधों को समझने और सीखने में मदद की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये किस तरह से मददगार है? अध्यापक को अध्यापन में विश्राम देने में, या फिर कक्षा में चुप्पी बनाए रखने में, या फिर सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में, या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में। और बात करें सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है, तो आपको याद रखना है, हाथों और उंगलियों की मांसपेशियों का उपयोग करके सटीक और बारीक गतिविधियां करने की क्षमता है, जैसे लिखना, बटन लगाना, कैंची चलाना, छोटी चीजें उठाना आदि जो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? बुनियादी साक्षरता प्रतिफल, शिक्षण प्रतिफल, अधिगम प्रतिफल या फिर संख्यात्मक प्रतिफल। तो दोस्तों वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम कोर्स के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल, प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, वे अधिगम प्रतिफल कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिगम प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम। इसका अर्थ है कि किसी कोर्स या कक्षा के अंत तक छात्रों को क्या ज्ञान, कौशल या क्षमता हासिल करनी चाहिए और वो उसे कैसे प्रदर्शित कर पाएंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अधिगम प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम कहते हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतः क्रियाओं को महत्व देती हैं। वो विद्यार्थियों को सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती हैं। वो कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही हैं? रचनावादी, पारंपरिक, उदारवादी या संरचनात्मक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनावादी उपागम। दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, समूह में काम करते हैं और अनुभवों से सीखते हैं। ये उपागम विचारों को साझा करने और बातचीत पर केंद्रित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनावादी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, प्रदूषण टॉपिक पर पाठ योजना करते समय आपका पहला चरण क्या होगा? उद्देश्य बनाना, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न तैयार करना, टॉपिक को बार बार पढ़ना या फिर शिक्षण सामग्री का चयन करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो आपको याद रखना है, उचित पाठ योजना प्रभावी शिक्षण की कुंजी है। पाठ योजना का पहला चरण उद्देश्यों का निर्धारण है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्देश्य बनाना। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्देश्य बनाना। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है, जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तब इसे क्या कहा जाता है? अधिगम, विद्वता, अर्जन या स्वीकृति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जब भाषा स्वाभाविक रूप
से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तब इसे भाषा का अर्जन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, अर्जन वो प्राकृतिक और सहज प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने परिवेश, परिवार और समाज के साथ रहकर, सुनकर, अनुकरण करके भाषा को सीखता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़ों या समूह में एक साथ मिलकर समस्या समाधान पर कार्य करते हैं? संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्यवहारवादी उपागम या फिर समग्र भाषा उपागम? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। आपको याद रखना है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण एक भाषा शिक्षण विधि है जिसमें छात्रों को भाषा का उपयोग करके संवाद करने और संप्रेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और इसमें जो छात्र होते हैं वो जोड़ों में या समूह में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है, आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा? समीक्षा करना, अंगीकार करना, अनुकूलन करना या मूल्यांकन करना? इसमें आपसे पूछा गया है कि आपने महसूस किया कि जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसकी जो भाषा है वो आपके शिक्षार्थियों के लिए कठिन है, फिर आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में कुछ परिवर्तन करते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों इसे कहा जाएगा अनुकूलन करना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। परिस्थिति के अनुसार बदलाव करना ही अनुकूलन करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने ये भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा प्रभा के साथ बोलते हैं। आपकी जो प्रथम भाषा है वो कौन सी होगी? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू? तो आपको बताना है, आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते हैं और आपने ये भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। ठीक है, बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, तो अब आपकी जो प्रथम भाषा है वो कौन सी होगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, आपका जो पालन पोषण है वो ऐसे गाँव में हुआ था जहाँ सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने ये भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा। क्योंकि दोस्तों जहाँ आपका पालन पोषण हुआ है वहाँ हिंदी बोलते थे और आपने हिंदी सीख ली। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 15 प्रश्न कराए हैं। 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।